हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएसई सब्जेक्ट वाइज। और हमारी सी डाटा स्ट्रक्चर की जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें अभी हमारा आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर किया था और इस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स की बात करने वाले हैं कि सी लैंग्वेज में हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। और जो गेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। अगर हमें ऑपरेटर्स नहीं पता होंगे हम वो क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं कि सी लैंग्वेज में हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। हम एक एक करके देखते हैं। सी लैंग्वेज में जितने भी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, हमने मेनली उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दैट इज़ यूनरी ऑपरेटर्स, देन हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स, देन हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स अगर हम बात करें, इससे पहले एक छोटी सी अगर हम बात करें तो सपोज मेरे पास एक इक्वेशन लिखा है 2+3। यहाँ 2+3 जो मैं देख रहा हूँ तो 2 और 3 ये दो मेरे पास ऑपरेंड्स हैं। ये दो क्या है मेरे पास? ऑपरेंड्स हैं। और ये जो प्लस है ये प्लस मेरे पास ऑपरेटर है। ये प्लस मेरे पास ऑपरेटर है जो कि इन दो ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेट किया जा रहा है। और इस प्लस को मैं बाइनरी ऑपरेटर बोलूँगा क्योंकि यहाँ मुझे दो ऑपरेंड यूज़ हो रहे हैं। सो ये मेरा बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आएगा। सो चलिए हम देखते हैं यूनरी ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से हैं। सपोज प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये हमारे पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अगर हम पॉइंटर्स की बात करें तो हम स्टार भी यहाँ ले सकते हैं। इसके बाद बाइनरी ऑपरेटर्स देखते हैं हमारे पास। बाइनरी ऑपरेटर्स जहाँ दो ऑपरेंड चाहिए हमें, यूनरी ऑपरेटर जहाँ एक ही ऑपरेंड से काम चल जाएगा, एक ही ऑपरेंड चाहिए। सो बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास हम फर्दर इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक मीन्स सिंपल, हमारे पास प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, देन मॉडुलस, देन प्लस प्लस, माइनस माइनस। इसके बाद हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, दैट इज बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, देन लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। इसे हम, ये सेम हमारे इसी तरह काम करता है जैसे हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट काम करता है। एनी हाउ इसको हम थोड़ा भी डिटेल में देखेंगे। इसके बाद है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, देन लॉजिकल नॉट है हमारे पास। देन इसके बाद हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। रिलेशन मीन्स जहाँ कोई कंपैरिजन हो रहा हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, देन ग्रेटर देन, लेस देन, और ये सब हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अगर हम बात करें और कुछ ऑपरेटर्स की तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हैं। सपोज कोई वैल्यू हमें लेफ्ट टू राइट असाइन करना है, सो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई इक्वल टू एटसेट्रा, यहाँ पर डिवाइड इक्वल टू, और ये सभी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। देन टर्नरी ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर, इफ ये देन बी एल्स सी, तो ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स हैं। अब इन सभी ऑपरेटर्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट अस से हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास जो यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, ये भी हमारा यहाँ कवर हो जाएगा। इसके बाद जब पॉइंटर्स का चैप्टर आएगा तब हम इजीली ये चीज़ समझ पाएंगे। पॉइंटर्स को अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। जब पॉइंटर्स 2 या 3 लेक्चर के बाद हम पॉइंटर्स के लिए अलग से स्पेशल वीडियो लेक्चर बनाएंगे तब उसमें हम पॉइंटर्स को समझेंगे। तो अभी के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर समझते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में बहुत सारे ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो हम बेसिक हैं, हमें पता है, प्लस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। अब जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसको हम लेट अस से एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं।
हमारे पास हमने दो वेरिएबल लिए, ए वेरिएबल जिसका वैल्यू हमारे पास 10 है, बी वेरिएबल जिसका वैल्यू सपोज हमारे पास यहाँ 3 था, और बाकी सब हम यहाँ पर लेटर से इन सब के सामने हम यहाँ पर है ना इंटीजर जो सभी वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं सबका डाटा टाइप हमारे पास इंटीजर है। लेटस है जो सी वेरिएबल है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर हम ए और बी को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे स्टोर करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल है, हमारे पास ये वैल्यू 13 हो जाएगी, यह इसका आउटपुट हमारे पास 13, या अगर हम इसको यहाँ प्रिंट कर रहे हैं तो ये वैल्यू 13 आ जाएगी। डी की बात करें सो ए माइनस बी हमारे पास 7 आ जाएगा। इसके बाद ई की बात करें ए इंटू बी सो 30। इसके बाद अगर इसको डिवाइड करते हैं 10 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास ये वैल्यू कुछ 3.333 और इस तरह से आती है। इसके बाद जी की बात करें सो 10 मॉडुलस 3 सो ये मॉडुलस वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब मॉडुलस कुछ नहीं, मॉडुलस सिंपल से हमारे पास अगर हम बोलते हैं 10 मॉडुलस 3 इसका मतलब क्या हुआ, सो अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 10 को सो 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 1 जो रिमाइंडर मॉडुलस हमें क्या बताता है कि हमारे पास जब ये डिवीजन होगा तो कितना वैल्यू हमारे पास एज ए रिमाइंडर यहाँ पर आने वाला है। तो 10 मॉडुलस 3 हमारे पास वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसके बाद ये तो हमारे बेसिक जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं ये हैं। इसके अलावा और दो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास हैं जिसको हम ये प्लस प्लस या माइनस माइनस कह रहे हैं। अब ये प्लस प्लस और माइनस माइनस इसको हम कई बार अनयूजुअल ऑपरेटर्स बोल देते हैं। ये दोनों ही हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स हैं, दोनों ही हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स हैं। इसको अनयूजुअल हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि प्लस प्लस और माइनस माइनस ये हमारे दोनों तरह से यूज हो जाते हैं। अगर मैं इसको प्रीफिक्स फॉर्म में यूज करना चाहूँ तो उसमें भी, अगर पोस्टफिक्स फॉर्म में यूज करना चाहूँ उसमें भी ये यूज हो जाते हैं। अब प्लस प्लस की अगर हम बात करें, सपोज एक वेरिएबल था ए के ऊपर अगर हम प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट करें या पोस्ट इंक्रीमेंट करें तो ये वेरिएबल ए का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेगा। अगर हम माइनस माइनस ए या ए माइनस माइनस की बात करें तो ये ए वेरिएबल का वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट कर देगा, सिंपल। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं फॉर एग्जांपल, इसको हम थोड़ा सा और समझ के देखते हैं प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल था x का वैल्यू था हमारे पास 4। हमारे पास एक y वेरिएबल है जो अभी हमने इसको अभी इनिशियलाइज नहीं किया, और हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट देते हैं हम y इज इक्वल टू x, या लेट अस से हमारे पास y इज इक्वल टू प्लस प्लस x, हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा। तो इसका मतलब समझते हैं, y इज इक्वल टू प्लस प्लस x का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास x वेरिएबल का वैल्यू हमारे पास कितना था, 4 था। y वेरिएबल का वैल्यू अभी कुछ नहीं था, लेट अस से एम्प्टी था या मे भी कुछ गार्बेज वैल्यू था। सो x का वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। अब यहाँ x से पहले प्लस प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले प्री इंक्रीमेंट होगा, यानी कि x का वैल्यू 4 से पहले हम 5 करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये जो 5 वैल्यू है ये 5 वैल्यू हम असाइन करेंगे y में, यानी कि y का वैल्यू 5। अगर हम यहाँ पर x और y को प्रिंट करना चाहें तो x का वैल्यू 5 आएगा और y का वैल्यू भी 5 आएगा। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पर सपोज y इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स, अगर हम ये लिखते हैं यहाँ पर तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स में, यानी कि x का वैल्यू सपोज अगर 4 था और y का वैल्यू अभी हमें कैलकुलेट करना है, तो x का वैल्यू जो 4 था पहले वो डिक्रीमेंट होगा यानी कि 3 होगा, और अब ये वैल्यू जो 3 वैल्यू है ये हम असाइन करेंगे इस y में, यानी कि y का वैल्यू भी क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास पोस्टफिक्स हो, पोस्टफिक्स मीन्स अगर हम ऐसे लिखें कि x का वैल्यू हमारे पास 4 था और y का वैल्यू हमें अभी निकालना है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस। अब देखो यहां पर हमारे पास x का जो वैल्यू था वो 4 था, सो पहले हम यहां पर वैल्यू असाइन करेंगे y में, उसके बाद जब हमारा कंट्रोल
इस इंस्ट्रक्शन के बाद अगली इंस्ट्रक्शन पे मूव करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाने से पहले हमारा ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट था इट विल टेक प्लेस। यानी कि अभी के लिए अगर हम बात करें, सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं printf x, y सपोज, तो अगर हम यहाँ नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे उससे पहले हमारा x इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन असाइनमेंट पहले क्या होगा, यहाँ पर 4, ये जो 4 वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ कॉपी होगी y में, यानी कि y का वैल्यू 4 प्रिंट होगा यहाँ पर और x का वैल्यू हमारे पास अब 5 प्रिंट होगा। अब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, यहाँ ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमने ये चीज़ देखी है कि पहले इंक्रीमेंट होगा या पहले असाइनमेंट होगा। अभी हमने जो देखा ये देखा कि पहले x की वैल्यू असाइन हो रही है, फिर जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाना है उससे पहले x इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पोस्ट फिक्स की जो हम बात कर रहे हैं कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी असाइनमेंट से कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी हमारे पास सी में ऑपरेटर हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट की हाईएस्ट प्रायोरिटी है हमारे पास। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट की जो प्रायोरिटी हमारे पास हाईएस्ट है, यानी कि ये जो प्लस प्लस है, ये जो प्लस प्लस है ये इस x पे ऑलरेडी लग चुका है और इसके बाद लग चुका है इसके साथ, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ। इसके बाद जब ये वैल्यू कॉपी हो गई, ये इंस्ट्रक्शन, ये एक्सप्रेशन हमारे इवेल्युएट हो गया है, इसके बाद जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे हमारा कंट्रोल जाना है उससे पहले ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ये जो प्रायोरिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम पर हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे, जब हमारे पास सपोज x प्लस प्लस या दो तरफ से अगर इस तरह से अगर हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस आएंगे तो हम इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे कि हम यह क्या बात कर रहे हैं कि पोस्ट फिक्स की प्रायोरिटी ज़्यादा है, मैक्सिमम है। जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी है। अभी के लिए जस्ट प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट हम समझ रहे हैं, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में ये होगा कि पहले वैल्यू असाइन होगी, उसके बाद ये प्लस प्लस होगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि पहले असाइनमेंट हो गया तो असाइनमेंट की प्रायोरिटी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट से ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी मैक्सिमम है हमारे पास। और जब हम पॉइंटर्स तक पहुंचेंगे और वहां पर जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, वहां पर ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इस चीज़ का क्या मतलब है। अभी के लिए हम इस चीज़ को यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते। और अगर हम यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस की बात करें, सो अगेन अगर x का वैल्यू हमारे पास 4 था तो y का वैल्यू अगर चेक करें तो x का वैल्यू एज इट इज कॉपी होगा y में। सो ये वैल्यू 4 है, x माइनस माइनस हो जाएगा तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, ये जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं ये वेरिएबल्स के ऊपर लगते हैं, ये वेरिएबल्स के ऊपर लगते हैं, वेरिएबल्स के ऊपर, ना कि एक्सप्रेशंस के ऊपर। अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए, सपोज a प्लस बी प्लस प्लस, तो ये चीज़ इलीगल है, ये वैलिड नहीं है। एक्सप्रेशंस के ऊपर पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज नहीं करते, ये चीज़ वैलिड नहीं है। हमेशा जो वेरिएबल्स होंगे उसके ऊपर पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ये चीजें हम यूज करते हैं, एक्सप्रेशंस के ऊपर कभी यूज नहीं करते। सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज्ड ऑन वेरिएबल्स नॉट ऑन एक्सप्रेशन। सो इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास इनवैलिड है, हमारे पास इनवैलिड है। सेकंड थिंग अगर हम बात करें तो कई जगह अगर हमें इस तरह का स्टेटमेंट अगर इनकाउंटर होता है, a प्लस प्लस, सपोज a प्लस प्लस देन प्लस 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 a प्लस a माइनस माइनस, और इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट हमें मिलता है तो ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वैलिड नहीं है। दैट इज यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर सिंगल वेरिएबल को
एक ही स्टेटमेंट के अंदर सिंगल वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स अपडेट किया जा रहा है, ये चीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। गेट एग्जाम में तो कम से कम ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ये चीज सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, ये चीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एक सिंगल वेरिएबल को एक से ज्यादा बार अगर सेम स्टेटमेंट में हम अपडेट करते हैं, या फिर अगर हम इस तरह की बात करें i इज इक्वल टू आई प्लस प्लस कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सो यहाँ पर एम्बिग्यूटी रहती है। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि सपोज अगर हमारे पास कुछ इस तरह का स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है, x इज इक्वल टू सम फंक्शन f प्लस सम फंक्शन g। तो देखिए हमारे पास जो ऑपरेटर है प्लस इसके दो ऑपरेंड है, f फंक्शन और g फंक्शन। f फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो वो f फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, g फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो g फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन दोनों जो वैल्यू रिटर्न करेंगे, हमें ये नहीं पता कि पहले f फंक्शन इवेल्युएट होगा या पहले g फंक्शन इवेल्युएट होगा। यानी कि ये जो रिजल्ट आने वाला है, इस रिजल्ट में अगर f फंक्शन कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करता है जो कि g में यूज होनी है, या g कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करता है जो वैल्यूज या जो वेरिएबल f के अंदर यूज होने हैं, तो यहां पर जो आंसर होगा वो कंपाइलर डिपेंडेंट होगा कि हमारा कंपाइलर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है या राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है, यानी कि मशीन डिपेंडेंट हो गया। ये गेट एग्जाम में ये चीज नहीं आएगी। आई मीन एम्बिगुअस क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आया तो ग्रेस मार्क्स सबको मिलेंगे इस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बहुत छोटा सा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ हमारे पास लेट अस एक छोटा सा प्रोग्राम है। यहाँ हमने क्या डिफाइन किया है, हमारे पास एक b वेरिएबल है, b एक ग्लोबल वेरिएबल है, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है पूरे प्रोग्राम पे होता है। ठीक है, अब मेन हमारे पास जो प्रोसेसिंग हमारी स्टार्ट होगी वो मेन से स्टार्ट होगी। अब मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर एक ऑपरेटर है, इसके दो ऑपरेंड है, f फंक्शन को कॉल कर रहा है, g फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो अगर पहले हमारे पास ये जो b वेरिएबल है इसका इनिशियल वैल्यू 0 था, अब देखिए अगर पहले f फंक्शन चलता है तो f फंक्शन चलेगा, f फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर b का वैल्यू क्या कर देगा, 50 कर देगा। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 50 आ गया। देन g फंक्शन चलेगा, अगर g फंक्शन पे अब चलेगा, इसके बाद b f के बाद g चलेगा, तो g क्या करेगा, b का वैल्यू 100 कर देगा। सो ये 100 हो गया। यहाँ पर f फंक्शन और g फंक्शन जो वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, ये दोनों वैल्यू हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल पे अपडेट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नया b अगर हम लिखते हैं यहाँ पर int b इज इक्वल टू 50, तो वो इसका लोकल वेरिएबल होता। int b इज इक्वल टू 100 तो यहाँ पर g का लोकल वेरिएबल होता है, लेकिन लोकल वेरिएबल नहीं हमने यहाँ डिफाइन नहीं किया, हमने सिर्फ असाइनमेंट किया है। तो ये असाइनमेंट जो है ये बाय डिफॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल पर अपडेट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब स्कोपिंग पढ़ेंगे तो हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए हमारे पास अगर हम बात करें, जो b वेरिएबल अपडेट करेगा, ये भी अपडेशन हमारा कहाँ होगा, यहाँ 100, इसको b को 100 कर देगा। देन यहाँ पर जो g वेरिएबल वैल्यू रिटर्न करेगा, g फंक्शन रिटर्न करेगा, सो ये 100 हो गया, x का वैल्यू 150। लेकिन जो प्रिंट एफ b, अगर b का वैल्यू फाइनली प्रिंट करना है मेन फंक्शन के अंदर, तो वैल्यू प्रिंट होगा 100। अगर हमारे पास ये ऑर्डर रिवर्स होता है, यानी कि पहले g फंक्शन चलता तो पहले यहाँ 100 आता, फिर f फंक्शन चलता तो वैल्यू आती यहाँ पर 50, यानी कि फाइनली उस केस में अगर पहले g चलता फिर f चलता तो हमारे पास 50 प्रिंट होता। यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि पहले f फंक्शन चल रहा है या पहले g फंक्शन चल रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास एम्बिगुअस रिजल्ट देगा, मशीन डिपेंडेंट है, तो ये गेट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर हम यहाँ पर सीक्वेंस कभी ठीक करना चाहें, या कि हम चाहते हैं कि कोई चीज़ कुछ सीक्वेंस में चले, सपोज हमारे पास सी के अंदर हमारे पास कॉमा ऑपरेटर है। फॉर एग्जांपल इस चीज़ को अगर हम सपोज अगर कहीं ऐसा लिखा हो f, g, अगर कभी ऐसा लिखा हो
तो गारंटी है कॉमा ऑपरेटर जो हमारे पास है कि पहले एफ फंक्शन ही चलेगा, उसके बाद ही जी फंक्शन चलेगा। कॉमा ऑपरेटर, या अगर कभी हमारे पास इस तरह का कोई चीज लिखी हो, इसको हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एफ एंड जी अगर ऐसा लिखा हो, या एफ और जी ऐसा लिखा हो, या जो कंडीशनल स्टेटमेंट थी एफ, इफ एफ देन जी एल्स एफ, अगर इस लेटर से पी, तो ये हमारे पास, ये जो हमारे पास है इसको हम एक और टर्म यूज करते हैं, हम सीक्वेंस पॉइंट्स बोलते हैं। सीक्वेंस पॉइंट्स की हमारे पास यहाँ तक जितनी भी कंप्यूटेशन हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है, यहाँ तक हमारे पास जो रिजल्ट आया बिल्कुल ठीक आया है, और अब हम फर्दर आगे जो कैलकुलेशन करेंगे उसको आगे प्रोसीड करते हैं। सीक्वेंस पॉइंट हमारे पास हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं कि ठीक है यहाँ तक हमारे पास जो कंप्यूटेशन हुआ है वो ठीक है अभी तक। सो यहां पर हमारे पास कोई एम्बिग्यूटी नहीं आती। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर। अब बिट वाइज ऑपरेटर नाम से पता चल रहा है कि एक एक बिट के लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम छोटा सा एग्जाम्पल से इसको करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल था, इंटीजर वेरिएबल ए जिसका वैल्यू 2 था, एक इंटीजर वेरिएबल हमारे पास बी था जिसका वैल्यू सपोज 5 था। तो ए को अगर हम बिट वाइज की बात करें तो अगर हम ए को बाइनरी भी फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास 0 0 0 देन 1 0, ये हमारे पास 2 नंबर को हमने बाइनरी में लिखा है। अगर हम 5 को बाइनरी में लिखते हैं तो 1 2 3 4 5, देन हमारे पास ये बाइनरी 5 है। अब देखिए बाइनरी ऑपरेटर की जब हम बात करते हैं यानी कि हम बिट वाइज बात कर रहे हैं। लेट अस से अगर हम बात करते हैं ए एंड बी, अगर हम बात कर रहे हैं ए एंड बी यानी कि ए को और बी को बिट वाइज एंड कर दो, बिट वाइज एंड कर दीजिए। तो अगर हम ए और बी को बिट वाइज एंड करते हैं हमारे पास ए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास ए है, और बी को देखते हैं हम, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो बिट वाइज एंड। अब एंड की अगर हम बात करते हैं तो एंड हमें पता है एंड कैसे काम करता है कि अगर हम हमारे पास ए और बी और ये हमारे पास यहाँ आउटपुट है, तो जब तक दोनों इनपुट हमारे पास हाई नहीं होंगी तब तक रिजल्ट 0 रहेगा। सो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, सो यहाँ पर ये आउटपुट 0 0 0 और ये 1, ये हमारे पास ट्रूथ टेबल अगर हम बनाते हैं एंड गेट का ये बनता है। यहाँ पर 0 1 0 0 0 0 0 0 0 और 0, सो फाइनल जो आंसर आएगा हमारे पास वो 0 ही आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ए बिट वाइज एंड, ए एंड बी, सो ये हमारे पास अगर बिट वाइज और करते हैं, और का हमको पता है, और का जो ट्रूथ टेबल हमारे पास बनता है कि अगर एक भी इनपुट हमारे पास हाई है तो हमारे पास सपोज 0 0 0 1 1 0 1 1, अगर एक भी इनपुट हाई है तो हमारे पास जो आउटपुट होगा वो हाई होगा। सो 1 1 1 देन 1 0 0 0 0, सो यहाँ फाइनली रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू 7 आ जाएगी। अगर हम नॉट की बात करें, अगर हम नॉट की बात करें तो नॉट ए, सो ये हमारे पास, इसको हम किस तरह देखते हैं, नॉट ए ये हमारे पास, इसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट कि हमारे पास जितने भी बिट हैं वो 1 इन्वर्ट हो जाती हैं, 0 से 1 और 1 से 0। दैट इज फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए था 0 0 0 0 0 0 1 0, सो अगर हम इसको नॉट लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास नॉट ए का जो वैल्यू आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 0 1, मीन्स हर एक बिट हमने यहाँ पर इन्वर्ट कर दी। फाइनली यहाँ तक ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 253। देन इसके बाद अगर हम लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट की बात करते हैं, सपोज ए लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ए जो भी हमारे पास ए का वैल्यू था उसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे 0 0 1 0। अगर इसको हम लेफ्ट शिफ्ट बाय 1
ऐसे करते हैं लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, तो हमारे पास किसका आउटपुट जो आएगा कि एक एक बिट हमारी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी और जो राइट साइड पे हम जितनी जो वेकेंट बिट रह जाएंगी उसको हम 0 से फिल कर देंगे। सो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास 0 0 0 0 0 1 0 0, ये इस तरह से हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू था हमारे पास, ये वैल्यू 2 था, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारे पास 4 है। अगर मैं इसको एक बार और लेफ्ट शिफ्ट करता हूं बाय 1, लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 करता हूं, तो ये वैल्यू हमारे पास 0 0 0 0 देन 1 0 0 0 ये आ जाएगी। दैट इज ये वैल्यू हमारे पास 8 है। देन इसको अगर मैं एक बार और लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास 0 0 0 1 1 2 3 4, ये वैल्यू हमारे पास अब 16। यानी कि जब भी मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं एक बार तो मेरा वैल्यू डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2, लेफ्ट शिफ्ट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2। अगर अब देखिए इसी चीज को अगर हम राइट साइड को शिफ्ट करें, वन राइट साइड शिफ्ट, दैट इज 0 0 0 0 1 0 0 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 8 हो जाएगी। इसको मैं एक और राइट शिफ्ट करता हूं तो हमारे पास 0 0 0 0 0 देन 0 1 0 0, तो ये वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। यानी कि जब मैं राइट शिफ्ट करता हूं तो इसका मतलब डिवाइड बाय 2। राइट शिफ्ट मीन्स, राइट शिफ्ट क्या हमें इंप्लाई करता है, दैट इज डिवाइड बाय 2। देन एक चीज और, जो हम लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लेट अस से हम यहां पर जो हमारे लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं, ये हम नेगेटिव वैल्यूज पर कभी भी यूज नहीं करते, ये हम नेगेटिव वैल्यूज पर कभी भी यूज नहीं करते। देन सेकंड थिंग, अगर सपोज हमारे पास हम किसी इंटीजर वेरिएबल पर हम लगा रहे हैं, सपोज हमारे पास 32 बिट का इंटीजर था और इससे ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं, सपोज हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन ऐसा था, तो 32 बिट का हमारे पास इंटीजर है जिसका स्टोरेज इतना है 32 बिट का, इससे ज़्यादा से अगर हम लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट करेंगे तो वो चीज़ भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास एक और स्पेशल बिटवाइज ऑपरेटर है एक्सोर। हम बोलते हैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्सोर बी। सो एक्सोर की हम बात करते हैं, एक्सोर का ट्रुथ टेबल हमको पता है। एक्सोर का ट्रुथ टेबल सपोज 0 0 0 1 1 0 1 1, जब सेम इनपुट होती है तो आउटपुट हमारे पास यहाँ ए और बी, जब सेम इनपुट होगी हमारे पास तो 0 सो 1, सो यहाँ पर 1 और 0। अगर हम ए एक्सोर बी करते हैं, यहाँ पर अगर हम ए एक्सोर बी परफॉर्म करते हैं, ए नंबर था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, बी नंबर था हमारे पास 0 0 0 0 0 1 0 1, ये नंबर था। अगर हम एक्सोर करते हैं तो भी हमारे पास रिजल्ट अब यहाँ सेम आएगा, दैट इज 1 0 1 1 1 देन ऑल 0, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7 आ जाएगी। जो एक्सोर ऑपरेटर है इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं। सपोज हमारे पास एक दो नंबर्स को हमें ए और बी को स्वैप करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो हम एक्सोर से कर सकते हैं। या कोई हमारे पास एक सीरीज थी उसमें एक नंबर मिसिंग था, वो फाइंड आउट करना है, वो हम एक्सोर से कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सोर की एप्लीकेशन भी चेक करेंगे कि यहाँ पर हम एक्सोर को और कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम किसी अलग वीडियो में अलग से हम इस पर वीडियो बनाएंगे कि हमारे पास ऑपरेटर्स के और क्या क्या प्रैक्टिकल यूजेस हैं हमारे पास। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स की हम बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है एंड लॉजिकल नॉट है। अगर हम बात करें सिंपल एंड गेट और गेट हम बात करते हैं तो सिंपल हम उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम एंड की बात करते हैं तो एंड में दोनों इनपुट हमारे पास हाई होनी चाहिए। सपोज हमारे पास ये एंड गेट, इसकी हम बात करते हैं एंड गेट की, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ ए
और बी, जब तक ये दोनों स्विचेस बंद नहीं होंगे, दोनों इनपुट 1 नहीं होंगे, तब तक हमारे पास यहाँ ये हमारे पास आउटपुट 1 नहीं आएगा। अगर हम और गेट की बात करते हैं तो और गेट के अंदर अगर ए या बी, एक भी अगर इसमें से क्लोज है तो हमारा काम चलेगा, हम यहाँ पर आउटपुट हमें 1 मिल जाएगा इस बैटरी से। यहाँ पर एक भी अगर सर्किट कंप्लीट होता है तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। अगर हम नोट की बात करते हैं, लॉजिकल नोट की बात करते हैं, तो लॉजिकल नोट अगर ए हमारे पास 0 है तो हमें यहाँ आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि हमारा करंट जो है यहाँ नीचे से इस सर्किट से जा रहा है। लेकिन अगर जैसे ये स्विच बंद हो जाएगा तो सारा का सारा करंट अभी ऊपर से जाएगा, यानी कि ए अगर 1 है तो नीचे आउटपुट 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो हमारे पास एंड और नोट, इनके जो ट्रुथ टेबल्स हैं वो बिल्कुल सेम वही है जैसे कि हम पढ़ते हैं कि एंड के लिए हमारे पास दोनों इनपुट हाई होने चाहिए, और के अंदर अगर हमारे पास एक इनपुट भी हाई होगा तो हमारा काम चलेगा। और नोट के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कि अगर ए इनपुट हमारे पास, अगर हमारे पास नोट की अगर हम बात करें तो नोट में हम ये बात करते हैं कि हमारे पास अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट लो होगा, अगर इनपुट लो है तो आउटपुट हमारे पास हाई होगा। तो हमारे पास अगर हम एंड गेट का ट्रुथ टेबल देखते हैं तो सिंपल हमारे पास ये है, और गेट का कि एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई है, और नॉट गेट अगर ए 1 है तो आउटपुट 0, ए 0 है तो हमारे पास आउटपुट 1 आ जाएगा, सिंपल। तो अब यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू हम चेक करके देखते हैं कि हमारे पास जो हमने ये पढ़ा बिट वाइज एंड पढ़ा और जो हमने लॉजिकल एंड पढ़ा उसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स थे ए और बी। ए का वैल्यू हमारे पास 2 था और बी का वैल्यू था हमारे पास 5, ठीक है। तो अब यहाँ हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, कंडीशनल ऑपरेटर है। इस प्रोग्राम का हमें आउटपुट बताना है। अब फर्स्ट लाइन को हम देखते हैं, यहाँ पर क्या कहता है, ए एंड बी। अब यहाँ देखिए ए एंड बी, जब एंड है ये हमारे पास लॉजिकल एंड है। ये लॉजिकल एंड हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, यानी कि इसका फर्स्ट इनपुट क्या है और इसका सेकंड इनपुट क्या है। जो लॉजिकल एंड या लॉजिकल ऑपरेटर की जब हम बात कर रहे हैं तो अगर हमारे पास जो ऑपरेंड है वो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है तो वो उसको कोई भी नॉन जीरो वैल्यू को वो एज ए ट्रू वैल्यू या 1 कंसीडर करते हैं। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू या 1 कंसीडर करते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो ए का वैल्यू हमारे पास 2 है, दैट इज नॉन जीरो, और बी का वैल्यू हमारे पास 5 है, दैट इज ऑल्सो नॉन जीरो वैल्यू। सो यहाँ पर 2 या 5 की जगह अगर कोई भी वैल्यू माइनस में प्लस में एक्सेप्ट जीरो की जगह अगर यहाँ पर कुछ भी लिखा हो तो वो उसको नॉन जीरो वैल्यू एज अ कंसीडर ट्रू ही कंसीडर करेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर देखिए इफ, इसको स्टेटमेंट को हम रीड कैसे करेंगे, इफ this condition is true, if this is valid then print this, else print this। so हमारे पास ये जो कंडीशन है, ये आउटपुट जो है ये 1 है, so that is नॉन जीरो एंड नॉन जीरो, so आउटपुट यहाँ पर हमारे पास 1 है, so that is हम यहाँ पर ये प्रिंट होगा हमारे पास CSC। then नेक्स्ट हम देखते हैं A एंड B। यहाँ पर ये जो हमारे पास ऑपरेटर है ये बिट वाइज ऑपरेटर है इस बार। सो हम बिटवाइज एंड करेंगे। सो 2 और 5 को अगर हम बिटवाइज एंड करते हैं, ये हमको पता है, ये जो रिजल्ट आता है ये रिजल्ट हमारे पास 0 आता है। ये बिटवाइज एंड करेंगे, ये रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। सो ये हमारे पास जो रिजल्ट है एक्सप्रेशन 0। सो इफ दिस इज ट्रू सो प्रिंट दिस, एल्स प्रिंट दिस। सो दिस इज नॉट वैलिड, so we will not print this, we will print this subject wise। so final output इस प्रोग्राम का जो हमारे पास आने वाला है that is CSC subject wise, ये हमारे पास इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। इसके अलावा अगर हम एक और छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पर, लेट अस से प्रोग्राम से पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं कि जब भी हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, वहाँ हम एक छोटा सा और टर्म यूज करते हैं जिसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। अब इसका मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, इसको देखते हैं हम। अब इस एग्जांपल से हम यहाँ देखते हैं हमारे पास
दो वेरिएबल थे, ए वेरिएबल जिसका वैल्यू 2 था, बी वेरिएबल जिसका वैल्यू 5 था। ओके, देन यहाँ देखिए जो ये एक्सप्रेशन हमारे पास इवेल्युएट होने वाला है, इसका रिजल्ट हम यहाँ पर एक सी वेरिएबल में लिखने वाले हैं। सी वेरिएबल का जो डाटा टाइप देख रहे हैं ये बूलियन वेरिएबल है, दैट इसका इसका वैल्यू या तो ट्रू होगा या तो इसका वैल्यू फॉल्स होगा। अगर आप डायरेक्टली कभी सी कंपाइलर में या कोड ब्लॉक्स में जहाँ पर भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वहाँ अगर आपके पास इस तरह का कुछ एरर आता है कि अनडिफाइंड वेरिएबल बूलियन, सो उसके लिए एक्चुअली बूलियन वेरिएबल अगर आपको यूज करना है तो std bool.h ये हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो आप इस वेरिएबल को यूज कर सकते हो। एनी हाउ अभी हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन इवेल्युएशन की। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट जो आएगा ट्रू या फॉल्स, 1 या 0, बाइनरी नहीं, लेट अस से बूलियन, तो हमारे पास ट्रू या फॉल्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन यहाँ इवेल्युएट हो रही है, दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू बी, दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये कंडीशन बिल्कुल हमारे पास ट्रू है। ये कंडीशन क्या है, हमारे पास बिल्कुल ट्रू कंडीशन है, यानी कि हमारे पास 2 इज नॉट इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू। यानी कि अगर मैं इस एंड गेट की बात करूं, इस लॉजिकल एंड की बात करूं, तो इस लॉजिकल एंड का एक इनपुट मेरे पास अभी 1 है। एक इनपुट क्या है मेरे पास, 1। तो अगर एक इनपुट मेरे पास 1 है तो ही मैं नेक्स्ट इनपुट चेक करने जाऊंगा, यानी कि इस लॉजिकल एंड के लिए मेरा एक इनपुट या एक ऑपरेंड अभी पॉजिटिव था, ट्रू था। तो अब मैंने सेकंड ऑपरेंड चेक किया यहाँ पर, दैट इज 4 इज लेस देन 10। सो ये अगर ये कंडीशन जो है दैट इज 4 इज लेस देन 10, ये भी हमारे पास यहाँ पर ट्रू है। सो ये 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 एंड 1, तो ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 1। और ये जो 1 आया, ये 1, ये जो 1 आया, ये इस लॉजिकल एंड का एक इनपुट बन गया। ये जो टोटल 1 आया इस एक्सप्रेशन से, ये इस नेक्स्ट लॉजिकल एंड का एक इनपुट बन गया, दैट इज 1। अगर ये फर्स्ट ऑपरेंड मेरा 1 है तो मैं नेक्स्ट ऑपरेंड चेक करूंगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेंड क्या है, बोलता है प्रिंटफ गेट। तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारे पास रन करेगा, और ये रन करेगा तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या प्रिंट करेगा, गेट। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होगा। नाउ लेट अस से कि अगर यहाँ पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में सपोज यहाँ हमारे पास हम इसको ऐसे कर देते कि 4 इज ग्रेटर देन 10। अगर यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन लिखा होता 4 इज ग्रेटर देन 10, तो देखिए क्या होता है। तो अब अगर हमारे पास ये कंडीशन ऐसी है, दैट इज a इज नॉट इक्वल टू b, सो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ट्रू थी। सो इस लॉजिकल एंड के लिए एक इनपुट हमारे पास 1 हो गया। अब हम नेक्स्ट इनपुट चेक करेंगे, तो नेक्स्ट इनपुट हम देखते हैं या दैट इज 4 इज ग्रेटर देन 10। अब ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, यानी कि 0। सो 1, अगर मैं इस लॉजिकल एंड की बात करूं तो 1 एंड 0, 1 एंड 0 अगर एंड गेट है तो एक भी इनपुट अगर मेरी 0 है तो टोटल रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इस लॉजिकल एंड के लिए एक इनपुट मेरा 0 आ गया। सो हमारे पास नेक्स्ट जो इनपुट है ये इवेल्युएट ही नहीं होगा, यानी कि ये एक्सप्रेशन हमारा यहाँ तक सॉल्व ही नहीं होगा। इस बार हमारे पास नो आउटपुट, इस बार हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लॉजिकल एंड का एक इनपुट मेरे को 0 मिल गया, रिजल्ट फाइनल है मेरे पास, ओवरऑल एक्सप्रेशन मेरा 0 ही मिलना है मुझे। सो इस बार ये एक्सप्रेशन नहीं इवेल्युएट होगा, इस प्रोग्राम का नो आउटपुट, हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। इसी चीज को लेट अस से हम एक और छोटे से एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो अब देखिए अगर हमें इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है, यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स गिवन थे और हमें यहाँ पर लेट अस से इन सब का आउटपुट बताना है। यहाँ देखिए हमारे पास लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और गेट या लॉजिकल और ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ कैसे हम वैल्यू इवेल्युएट करेंगे ये चेक करते हैं, हम बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। हमारे पास इनिशियली ए वेरिएबल का वैल्यू 1 था, इनिशियली ए वेरिएबल का वैल्यू 1 था। ये हमारे पास लॉजिकल
एंड है, इसका जो एक इनपुट है मेरे पास, लॉजिकल एंड का एक इनपुट, फर्स्ट इनपुट जब मैं चेक करूंगा, यहाँ पर ये जो एक इनपुट है, फर्स्ट इनपुट, ये मैं वन एज ए वन ट्रीट करूंगा। वन मीन्स ट्रू वैल्यू, दैट इज नॉन जीरो। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये जो डिक्रीमेंट हो रहा है ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, यानी कि ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू 1 था, इस एंड के लिए जो ए का ओरिजिनल वैल्यू था मैं वही यूज कर रहा हूं, और जो माइनस माइनस होगा, ये माइनस माइनस जब हम अगली स्टेटमेंट में जाएंगे तो तब ये पोस्ट फिक्स हमारे पास डिक्रीमेंट है, तो तब जाके वो वैल्यू यहाँ पर अपडेट होगी। लेकिन अभी के लिए इनिशियली मेरे पास जो यहाँ पर मेरे पास ए का ओरिजिनल वैल्यू है वो ही मेरे पास यूज होगा। अगर सपोज हमारे पास यहाँ ए माइनस माइनस की जगह माइनस माइनस ए होता, यानी कि प्री डिक्रीमेंट होता, अगर सपोज यहाँ माइनस माइनस ए होता, तो हम यहाँ पर पहले जो एंड के लिए जो ऑपरेंड हम यूज करते, यानी कि जीरो वैल्यू हो जाती वो। लेकिन अभी हमारे पास ए माइनस माइनस है, यानी कि ए का ओरिजिनल वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पर ए का जो ओरिजिनल वैल्यू था दैट इज 1, हमने यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू लॉजिकल एंड के लिए एज ए इनपुट हमने यूज़ किया वो 1 किया, यानी कि नॉन जीरो वैल्यू किया। सो अगर लॉजिकल एंड का एक इनपुट हमारे पास ट्रू था, तो ही हम जाके अब अगला इनपुट चेक करेंगे। यानी कि अब नेक्स्ट इनपुट हम देखते हैं यहाँ पर बी। अब प्लस प्लस बी, यानी कि बी का वैल्यू ओरिजिनली तो ज़ीरो था, लेकिन यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट, यानी कि बी का वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगा बी का वैल्यू, तो इंक्रीमेंट होने के बाद लॉजिकल एंड के एज ए ऑपरेंड यूज होगा, यानी कि बी का यहाँ पर जो वैल्यू लॉजिकल एंड के लिए हम यूज करेंगे वो वैल्यू 1 होगा। ये बहुत समझने की बात है। अगर यहाँ b प्लस प्लस होता तो b का ओरिजिनल वैल्यू 0 ही काउंट होता और ये वैल्यू टोटल सब रिजल्ट 0 हो जाता। लेकिन अब यहाँ प्लस प्लस भी हमने यूज़ किया, इसका मतलब यहाँ वैल्यू 1 यूज़ हुआ, पहले इंक्रीमेंट हुआ, बाद में लॉजिकल एंड के लिए वो यूज़ किया हमने, यानी कि 1 and 1, यानी कि ओवरऑल जो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारे पास 1 हो गया। यानी कि ये जो एंड गेट था, ये जो लॉजिकल एंड है, इसका एक इनपुट हमारे पास क्या मिल गया, 1 मिल गया, एक इनपुट 1 मिल गया। तो यहाँ पर अब अगला इनपुट चेक करते हैं, वैल्यू हमारे पास सी प्लस प्लस। अब देखिए वैल्यू था सी का -1 वैल्यू था, सी का वैल्यू -1 था। सो -1 पहले हम वैल्यू यूज करेंगे -1। यहाँ पर इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट है, अगर यहाँ प्लस प्लस सी होता तो पहले -1 से 0 होता, फिर ये रिजल्ट जो 0 रिजल्ट है वो लॉजिकल एंड के लिए हम यूज करते। लेकिन सी प्लस प्लस है तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वही हम यहाँ यूज करेंगे, अपडेशन बाद में होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट है, अपडेट बाद में करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाने से पहले। सो यहाँ देखिए सी प्लस प्लस, सो यहाँ वैल्यू क्या है -1, दैट इज नॉन जीरो है, नॉन जीरो वैल्यू, यानी कि ये भी हमारे पास ट्रू हो गया। सो लॉजिकल एंड का एक इनपुट ट्रू था, दूसरा इनपुट भी ट्रू है, यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू हो गया, पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो गया। अब देखिए लॉजिकल और, ये है हमारे पास लॉजिकल और का हमें ये पता है कि अगर एक भी इनपुट हमारे पास हाई है तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो 1 ही आएगा, एक भी इनपुट हाई है रिजल्ट 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो एक इनपुट इस लॉजिकल और का लेफ्ट साइड पे ये पूरा इनपुट हमारे पास ट्रू है, तो राइट इनपुट, ये राइट इनपुट जो राइट ऑपरेंड है हमारा, सेकंड ऑपरेंड है, ये इवेल्युएट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 हो चाहे 1 हो, रिजल्ट यहाँ पर 1 ही आना है, तो यहाँ पर ये इवेल्युएट नहीं होगा। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें इसकी वैल्यूज़ की, तो देखिए यहाँ से अपडेट हुआ पोस्ट फिक्स अपडेट, इससे जब अगली स्टेटमेंट में आएंगे तो ए माइनस माइनस परफॉर्म हो चुका होगा। सो यहाँ पर ए का वैल्यू हमारे पास 0 प्रिंट होगा। देन इसके बाद अगर हम बी की बात करें, बी हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगा। सी का वैल्यू अगर हम बात करें तो -1, ये हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगा। डी पे कोई अपडेशन नहीं हुआ, डी हमारे पास एज इट इज़ 4 आ जाएगा। और ई यानी कि ओवरऑल जो रिजल्ट था हमारे पास ट्रूथ आया, यानी कि 1, यहाँ पर 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए अगर हम हमारे इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, हमने सी को C++ की जगह हमने ++ C किया,
सो ए का वैल्यू अगेन, ए का वैल्यू यहाँ पर 1 ही इवेल्युएट हुआ। सो ये 1 इस लॉजिकल एंड का एक इनपुट 1 है, तो हम नेक्स्ट इनपुट चेक करते हैं। तो प्लस प्लस बी, यानी कि बी 0 था, पहले इंक्रीमेंट हुआ, बाद में ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये भी 1, यानी कि इस लॉजिकल एंड के लिए जो दोनों की दोनों इनपुट है हमारे पास 1 थी, तो ये ट्रू हो गया। अब देखते हैं ये जो लॉजिकल एंड है इसका एक इनपुट तो ट्रू मिल गया हमको, लेकिन जो दूसरा इनपुट है अब प्लस प्लस सी, यानी कि सी का वैल्यू -1 था, -1 से वो पहले 0 हुआ और अब हम इसको चेक कर रहे हैं, यानी कि इस लॉजिकल एंड का एक इनपुट तो 1 है, दूसरा इनपुट 0, यानी कि अब ये पूरा एक्सप्रेशन जो लेफ्ट हैंड साइड पर हमको दिख रहा है ये पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स हो गया तो इस बार देखिए जो लॉजिकल और था हमारे पास, लॉजिकल और का एक इनपुट 0 है, तो इस बार जाकर हम जरूर चेक करेंगे कि दूसरा ऑपरेंड क्या था, यानी कि दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या है 0। अगर 0 0 तो रिजल्ट 0 होगा, अगर ये 1 है तो रिजल्ट 1 हो सकता है, तो इस बार हम इसको चेक करेंगे। और डी का वैल्यू डी प्लस प्लस, यहाँ पर वैल्यू 4 ही चेक होगा, यानी कि 4 का मतलब क्या हुआ, नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो यानी कि और गेट का हमारे पास एक ऑपरेंड, एक फॉल्स था एक ट्रू, तो रिजल्ट जो ओवरऑल है वो ट्रू ही हो जाएगा हमारे पास। देन यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यूज चेक करें तो ए का वैल्यू अपडेट हुआ है हमारे पास 0, बी का वैल्यू 1, देन सी का वैल्यू देखिए, सी भी हमने वैल्यूएट किया था तो सी का वैल्यू 0 है, डी भी इस बार अपडेट हुआ तो डी हमारे पास 5 और ई का वैल्यू हमारे पास इस बार 1 हो जाएगा। लेटस से हम एक अपडेशन और करके देखते हैं। इस बार हमने माइनस ए किया। अब माइनस ए करने का क्या मतलब हुआ कि ए का वैल्यू इनिशियली 1 था, लेकिन इस लॉजिकल एंड के लिए जब हम चेक करेंगे तो ए का वैल्यू माइनस यानी कि पहले ए का वैल्यू 1 से 0 हुआ, 1 से वैल्यू 0 हुआ, और इस लॉजिकल एंड का, इस लॉजिकल गेट का एक इनपुट हम एज ए 0 हमें मिल रहा है यहाँ पर, यानी कि फॉल्स मिल रहा है। इस लॉजिकल एंड का एक इनपुट हमारे पास क्या है, फॉल्स है, यानी कि इस बार ये हम एक इनपुट अगर 0 है तो यानी कि इसको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लॉजिकल एंड का एक इनपुट 0 है या फॉल्स है तो दूसरा कुछ भी हो रिजल्ट 0 आएगा, यानी कि ये रिजल्ट जो है ओवरऑल ये हमारे पास 0 हो गया। अब यहाँ पर हमने बी को चेक ही नहीं किया, ये वैल्यूएट ही नहीं हुआ, प्लस प्लस बी परफॉर्म ही नहीं हुआ, ये 0 हो गया। तो इस लॉजिकल एंड का देखिए आप, एक इनपुट अगर 0 है तो दूसरा इनपुट चेक करने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी हो रिजल्ट 0 आएगा हमारे पास। तो यानी कि ये जो प्लस प्लस सी है ये भी इस बार इवेल्युएट नहीं हुआ, तो हमारे पास जो यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया। अब लॉजिकल और जो है, लॉजिकल और का एक इनपुट फॉल्स है तो दूसरा हम जरूर चेक करेंगे। तो यहाँ पर डी प्लस प्लस, यहाँ पर 4 था यानी कि नॉन जीरो था, तो यानी कि ट्रू था, यानी कि और गेट का एक इनपुट फॉल्स है एक ट्रू, तो रिजल्ट ओवरऑल ट्रू आएगा। अगर यहाँ इस बार वैल्यूज चेक करें तो ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 0, जो कि अपडेट हुआ था, लेकिन बी और सी इस बार अपडेट ही नहीं हुआ। बी का वैल्यू एज इट इज 0 रह जाएगा, सी का वैल्यू एज इट इज -1 रह जाएगा, और डी का वैल्यू इस बार हमारे पास हमारे पास ये 5 अपडेट हो गया, ठीक है, और ई का वैल्यू हमारे पास अगेन 1 ही आएगा। देन इसके बाद हम कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखते हैं। बहुत ही सिंपल है असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 5, यानी कि हम राइट टू लेफ्ट a वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू 5 है इसको असाइन कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, a वेरिएबल के अंदर हम ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं। देन अगर हमारे पास कभी एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हो a प्लस इक्वल टू 5, तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, a इज इक्वल टू a प्लस 5, इसको हम इस तरह से रीड करते हैं। अगर हमारे पास लिखा है a मल्टीप्लाई इक्वल टू 8 सपोज, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, a इज इक्वल टू a इंटू 8। ये हमारे पास नोटेशन है जो इनका मतलब इस तरह से होता है हमारे पास। और देखिए ये जो असाइनमेंट हम यहाँ से कर रहे हैं a इज इक्वल टू 5, अगर गलती से अगर हम कभी ऐसे लिख दें 5 इज इक्वल टू a, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 5 वैल्यू है। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कांस्टेंट है
राइट हैंड साइड पे वेरिएबल। हमारे पास जो असाइनमेंट होती है वो हमारे पास इस तरह होती है, राइट टू लेफ्ट। अब हम कांस्टेंट के अंदर कुछ स्टोर नहीं कर सकते, कुछ भी वैल्यू ऐसे कुछ स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास एल वैल्यू रिक्वायर्ड, एल वैल्यू के रिस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड एल वैल्यू एरर यहाँ पर ये शो करेगा। देन इसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। रिलेशन मीन्स जब हम कुछ कंपैरिजन करते हैं, रिलेशन मीन्स वेदर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और मे बी ग्रेटर देन, लेस देन। अब जो हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं, सपोज हमारे पास दो नंबर्स थे, ए नंबर था, वेदर ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट। हमारे पास कंपैरेटर्स होते हैं, जब भी हम कोई दो नंबर इनपुट पे देते हैं हमारे पास कंपैरेटर्स होते हैं, जो हम डिजिटल पढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर हम कंपैरेटर्स यूज़ करते हैं। लेटर से अगर हम कोई बहुत छोटा से कंपैरेटर की अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास कोई 1 बिट का कंपैरेटर था, हमें ये चेक करना था कि वेदर हमारे पास एक बिट जो है ये बड़ी है या छोटी है। सपोज अगर हम बहुत छोटा सा एग्जांपल बात करें कि हमारे पास सपोज अगर 1 बिट का कंपैरेटर है, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखते हैं, हमारे पास 1 बिट कंपैरेटर, हमारे पास x एक इनपुट है, y एक इनपुट है। यहाँ पर हमने नॉट गेट, एंड गेट और नॉर गेट हमने यूज़ किया है कि हमारे पास 1 बिट इनपुट अगर यहाँ पर हम चेक करते हैं, सपोज यहाँ 1 है और यहाँ 0, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, अगर हम इसको चेक भी करें, जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास, वो यहाँ पर जाकर ये इनपुट हमारे पास हाई मिलेगा हमें। इसके अलावा हमारे पास 2 बिट कंपैरेटर, 4 बिट कंपैरेटर, और इस तरह से हम कितने भी बड़े सर्किट हम यूज़ कर सकते हैं जब हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं। और मैं भी बहुत सिंपल तरीके से अगर समझने की कोशिश करें, तो मैं भी सपोज दो इनपुट थी हमारे पास, सिलेक्ट लाइन है और लेटस से ए था, बी था, मैं भी अगर 0 0 0 1 1 0 और 1 1, सो अगर हमारे पास हम बात करते हैं यहाँ पर, मे बी अगर ए और बी अगर हमारे पास दोनों इक्वल है, तो मे बी सपोज एक फंक्शन को इसको हम डिसेबल कर दें, अगर मे बी ए और बी हमारे पास सपोज, तो ये इनपुट हमारे पास हाई हो जाएगी। अगर बी हमारे पास ग्रेटर देन है, लेटर से ए लेस देन बी है हमारे पास, तो मे बी ये इनपुट हाई हो जाएगी। ए ग्रेटर देन बी अगर हमारे पास, तो ये इनपुट हाई हो जाएगी। और हमारे पास जो भी हमारे पास जो डिजिटल सर्किट्स हैं हमारे पास, वो किस तरह से हमें उनसे आउटपुट लेना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, हम अकॉर्डिंगली हमारे गेट्स को उस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आज जो हमने डिस्कशन किया, ऑपरेटर्स का डिस्कशन किया बेसिकली, और अगले कुछ लेक्चर्स में हम ऑपरेटर्स कहाँ यूज़ हुए और गेट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हम वो डिस्कस करेंगे। देन एक बार अगर जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि ऑपरेटर्स हमने पढ़े वो कहाँ कैसे यूज़ हुए। तो एनी हाउ अब नेक्स्ट लेक्चर सीरीज, इससे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अभी के लिए आप ऑपरेटर्स को रिवाइज करेंगे, और इससे अच्छा अगर आपके पास कोड ब्लॉक्स है या कोई भी टर्बो सी है, C++ या कोई किसी भी तरह का आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप उस पर सी का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज विल मेक यू एक्सपर्ट इन प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज आपको बेसिकली सोचना सिखाएगा कि प्रोग्राम बनाना है तो सोचना कैसे है। अगर कोई बड़ी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सिंपली हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट हैं या बनी हुई है, हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, पैकेजेस को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की कोडिंग जो है वो कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, वो हमें नहीं पता होता। सी लैंग्वेज में हम सब चीज़ें हमें पता होती हैं। सी या C++ की हम बात करें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप एक अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं, सी लैंग्वेज ज़रूर है। सी और C++ लैंग्वेज एक मस्ट लैंग्वेज है एक अच्छे डेवलपर के लिए, क्योंकि अगर जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, जो भी आप कंप्यूटेशन करना चाहते हो, उसके पीछे काम एक्चुअल में हो कैसे रहा है वो आपको यहीं समझने को मिलेगा, और किसी लैंग्वेज में इतना डेप्थ में समझने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अभी आप जितने भी लेक्चर्स हैं
सभी लेक्चर सीरीज में, सभी लेक्चर आप एक सीरीज में देखते रहिए। गेट एग्जाम का नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। और अब बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी, बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक करोगे तो काफ़ी पीछे रह जाओगे और जिसका लॉस आपको बाद में होगा। तो कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग अप कंसिस्टेंटली डेली 4 से 5 घंटा या 3 घंटा एटलीस्ट गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप दीजिए, ताकि आप फाइनली टॉप 100 या टॉप 50 में स्कोर कर सकें। और अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली तो आप इस रैंक तक या टॉप 100 तक बहुत आसानी से आप पहुंच जाएंगे। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया, हमारी वीडियो सीरीज़ जो पसंद आ रही है, अगर आपको स्पेशली ये जो वीडियो सीरीज़ हमने बनाई है, ये जो नीडफुल बच्चे हैं जो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया गया है और बाकी लोग भी इसका एडवांटेज ले सकते हैं। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी नीडी पर्सन है वहाँ तक ये लेक्चर्स पहुँच सकें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है आप मेल कीजिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सबके लिंक है, आप मेल कीजिए हमें और हमारे मेंटर्स आपको कॉल कर लेंगे। जिस तरह का भी डाउट है, काउंसलिंग से रिलेटेड है, मे बी कोई प्रोग्राम, कोई कंसेप्ट से रिलेटेड है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू बच्चे सो मच।